हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत सभी प्यारे बच्चों का, आपका और मेरे और ये जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में अपन लोकेश चौहान अपन दोबारा आगे रहे भाई। अपन आज पढ़ने वाले हैं भाई। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? अपन पढ़ने वाले हैं प्राणियों में प्रजनन। ठीक है, हम बात करेंगे, अपन अपने बारे में बात करेंगे। टॉपिक डालो बच्चों आज का, तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जितनी आज की और अपने प्राणियों में प्रजनन की ओर। तो बच्चों आज का टॉपिक है प्राणियों में प्रजनन। ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे प्राणियों में प्रजनन, तो बच्चों इसमें पढ़ेंगे हो कि प्राणियों में प्रजनन की क्या क्या प्रोसेस हो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो सपोज करो प्राणियों में प्रजनन की बात करते हैं यहाँ पर। इसमें दो लोग काफी मुख्य लोग होते हैं। एक तरफ है आपके पिताजी फादर, एक तरफ है माता जी, नर और मादा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, बना दें इनको। ठीक है, एंड ये बोले तो अपने फादर एकदम। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ एक तरफ पिता एक तरफ माता है। देखो प्राणियों में प्रजनन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दो। देखो प्राणियों में जो प्रजनन होता है वो भी होता है लैंगिक प्रजनन। ये बच्चों है, ये भी क्या एक तरह का लैंगिक प्रजनन है बच्चों। क्या है बच्चों? लैंगिक प्रजनन है। प्राणियों में प्रजनन भी एक तरह का लैंगिक प्रजनन, ये पता है। तो दो जनक की आवश्यकता होती है, पिताजी और माताजी। ये तो आपको भली भांति मालूम है, सब बच्चे इस बात से परिचित हैं। वेरी गुड, सबको पता है। अब आपको पता है पिताजी जो अपने फादर है, जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं। जो नर होते हैं बच्चों, नर और मादा। नर और मादा, नर को हम बोला गया पुरुष, ठीक है, और मादा को बोला गया माता, या फिर पुरुष और महिला। ठीक है, तीनों ही म से वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, म ता मा दा महिला, तो तीनों ही म से यहाँ पे वर्ड है। समझ जाना, ये बात कर रहा है फीमेल की बात कर रहा है। यहाँ पे नर पुरुष को बोला गया। तो यहाँ लैंगिक प्रजनन में दो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे लैंगिक कोशिकाएं कौन कौन सी बच्चों? यहाँ से बात कर रहे हैं, एक होती है आपके शुक्राणु। ठीक है, यह है बच्चों आपकी लैंगिक कोशिका, है ना। यह है शुक्राणु, है ना। ये नर और ये है यहाँ पे अंडाणु बच्चों। ये क्या आपके अंडाणु। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे क्या है? नर मतलब कि लैंगिक कोशिकाएं हैं। आप इनको कह सकते हैं दोनों यहाँ पर क्या है? लैंगिक कोशिकाएं हैं। तो प्राणियों के प्रजनन बच्चों आपको पता है, प्राणियों के प्रजनन भी एक तरह का लैंगिक प्रजनन होता है। और इस प्रजनन में बच्चों हम यूज कर रहे हैं लैंगिक कोशिकाएं, आपको पता है। और यहाँ पर नर में और मादा की बात करें, यहाँ पर शुक्राणु और यहाँ पे अंडाणु, दोनों ही लैंगिक कोशिकाएं प्रेजेंट होते हैं। शुक्राणु अंडाणु होंगे आपके। ठीक है, तो ये है बच्चों प्राणियों में प्रजनन में कुछ मेन बातें, लैंगिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ये लैंगिक कोशिकाएं मिल गई आपको। और जब दोनों लैंगिक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? युग्मक, गैमेट्स। यह गैमेट्स युग्मक है। और जब दोनों कोशिकाएं मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? इनके मिलने के बाद बच्चों निर्माण किसका होगा? इसको मैं ऐसे मेंशन करता हूं, ये दोनों लैंगिक कोशिकाओं से मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर क्या है? लैंगिक कोशिकाएं हैं। थोड़ा सा कोपचे में बच्चों, है ना, थोड़ा सा कोपचे में मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं, ताकि आपको नीचे में बता सकूं कि वो चीजें जो है नीचे क्या है। नीचे क्या है मतलब? नीचे मतलब से यहाँ पे जब दोनों कोशिकाएं मिलेंगी, जब दोनों लैंगिक कोशिकाएं मिलेंगी बच्चों, तो यहाँ निर्माण होगा किसका? युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मनज का, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जाइगोट। ठीक है, और ये होते हैं गैमेट्स। तो बच्चों ये है पूरा प्रोसेस प्राणियों में प्रजनन। शुक्राणु है जो नर से मिलेंगे, अंडाणु मादा से, दोनों लैंगिक कोशिकाएं, इनको युग्मक बोलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज बनता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। यहाँ युग्मनज का निर्माण हो रहा है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं बच्चों? निषेचन। ठीक है, इस बात से आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं निषेचन पढ़ रहे हैं। अब निषेचन है क्या? युग्मनज, कोई पूछे वर्ड से युग्मनज, युग्मनज किसे कहते हैं बच्चे? तो बोलना जब लैंगिक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं और उसके मिलने के दौरान जो नई कोशिका निर्माण होता है, यही प्रोसेस कहलाता है आपका युग्मनज। युग्मक की बात करें, सर पूछे आपसे बच्चों बताओ युग्मक क्या होता है? तो बोलना सर लैंगिक कोशिका को ही सर युग्मक कहते हैं। और पूछे सर लैंगिक कोशिकाएं क्या क्या होती हैं? तो बोलना सर जो नर है इनमें शुक्राणु होते हैं, जो मादा है इसमें अंडाणु होते हैं। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी हो सकती है। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, फिर अपना आगे चलते हैं बच्चों। चलो ठीक है, लिखो इसे फास्ट।
हो गया, ये हो गया। हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, निषेचन है क्या, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक डालेंगे, इसको आप बेसिक इसको दाल समझा मैंने लिख लो, ठीक है। अब है निषेचन। तो हम बात करें निषेचन के बारे में, निषेचन है क्या। तो बच्चों निषेचन आपको सबको मालूम, निषेचन क्या होता है। जब बताया मैंने आपको, जब लैंगिक कोशिकाएं मिलती हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर निषेचन निर्माण होता है। पता है ना आपको, जब लैंगिक कोशिकाएं मिल रही हैं तो क्या बन रहा है, निषेचन। देखो अब देखो प्राणियों में निषेचन की बात करें तो प्राणियों में निषेचन बच्चे दो तरह से होता है। प्राणियों में निषेचन दो तरह से होता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी निषेचन। समझे क्या बाछालो, आंतरिक और बाहरी निषेचन तुमको मालूम था क्या, ऐसा कभी तुमने कभी ऐसा पढ़ा था क्या। ढोलकपुर में आंतरिक बाहरी निषेचन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो आंतरिक और बाहरी निषेचन क्या होता है बच्चों। आंतरिक निषेचन वो निषेचन होता है जो शरीर के अंदर संपन्न होता है। बाहरी निषेचन वो निषेचन होता है जो शरीर के बाहर यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो रहा है। दोनों ही बातें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, एक अंदर है एक बाहर है। जो अंदर संपन्न होगा उसे आंतरिक बोलेंगे, जो शरीर के बाहर होगा उसको हम बाहरी प्रजनन बोलेंगे। अब हम बात करें आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन आपने देखा प्राणियों में देखा जाता है, खासकर मनुष्य हो गए, ठीक है, जितने भी हैं गाय है ना, कुत्ते बिल्ली में देखा जाता है। आंतरिक निषेचन क्या बोलेंगे, ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर संपन्न हो, ठीक है, वह निषेचन, ठीक है, वह निषेचन प्रक्रिया जो शरीर के अंदर लिखो सर, शरीर के अंदर संपन्न है। इसकी एग्जांपल लिखेंगे, मानव, गाय, कुत्ता इत्यादि। बाहरी निषेचन क्या लिखोगे, बाहरी निषेचन बच्चों क्या लिखोगे, वो ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न हो, हम बच्चों से बोलेंगे बाह्य निषेचन। तो वो है वह निषेचन प्रक्रिया जो शरीर के बाहर संपन्न हो। इसकी उदाहरण लिख लो आप, मेढक और मछलियां, और भी पानी वाले जीव इसमें आ जाएंगे आपके। तो मेंढक और मछली इसके एग्जांपल में बाहरी निषेचन हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझते हैं क्या, आंतरिक निषेचन पढ़ेंगे अपन। देखो बाहरी निषेचन होता है क्या, बाहरी निषेचन में क्या होता है कि जो नर होते हैं, जो मादा होते हैं, सपोज करो यहाँ पे जो मादा अंडाणु, जो मादा मेढक है, या जो मादा या नर मेढक होते हैं, तो ये तो पानी के अंदर क्या करते हैं, जो मादा होती है वो पानी के अंदर या पानी की सतह के ऊपर ही ये अपने अंडाणुओं को निकाल देती है। और इनके अंडाणु क्या होते हैं, थोड़े से ऐसी संरचना होती है, ऐसी जेली टाइप्स के चिपचिपा सा पदार्थ, उसमें बहुत सारे अंडाणु उनके पानी के ऊपर तैरते हैं बच्चों। ये जो आपके मेढक है ना, मादा ने जो अंडाणु निकाले हैं, ये अंडाणु पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट होते रहते हैं। और जब नर को खबर होती है या जब नर को फील होता है, या नर जो भी होते हैं नर मेढक, तो नर मेढक क्या करते हैं, इन अंडाणुओं के ऊपर आके अपने जो भी होते हैं शुक्राणुओं को गिरा देते हैं। नर मेढक इस पे गिरा देते हैं, और नर मेढक पानी में भी इस चीज को, अपने शुक्राणु को गिराने के बाद क्या होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो भी यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और यह प्रक्रिया बच्चों शरीर के बाहर हो रही है, इसी को बोलते हैं बाह्य निषेचन। हुआ एकदम मक्खन। तो बच्चों ये है बाह्य निषेचन, ठीक है, इसको आप लोग समझ चुके हैं। मछली में भी ऐसा ही होता है। तो इनमें नर मादा जो भी होते हैं, ये कोई अपना जो मादा होती है अंडाणुओं को बाहर निकाल देते हैं, और जो आपके नर होते हैं वो अंडाणुओं के संपर्क में आकर उस पर अपने स्पर्म गिराकर, जो भी है शुक्राणु गिराकर, है ना, कोशिका और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये बच्चे बाह्य निषेचन हो गए। इसमें एग्जाम्पल आप मेढक को लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये निषेचन के टाइप्स हो गए। अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलो तो बच्चों फास्ट। तो ये निषेचन हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन आगे, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, भैया बताओ आप लैंगिक प्रजनन पढ़ा तो रहे हो, इसके लाभ क्या है। देखो लैंगिक प्रजनन लाभ आप सिंपल समझो। लैंगिक प्रजनन में देखो वेरिएशन ज्यादा होता है। लैंगिक प्रजनन में वेरिएशन ज्यादा होता है और अलैंगिक में वेरिएशन थोड़ा सा कम होता है। तो वेरिएशन ज्यादा होगा तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो लैंगिक प्रजनन है इसमें वेरिएशन ज्यादा देखा जा रहा है। जो ये वेरिएशन ज्यादा हो रहा है किसमें, लैंगिक प्रजनन में, और ये वेरिएशन लैंगिक प्रजनन को
फायदे हैं। तो फायदे इसलिए हैं, यहाँ पे देखो जो भी शरीर है, जो भी माता पिता से अपने में लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, वो उनमें कुछ तो भी आनुषिक कुछ विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। वो विविधता आपको समाज में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए काफ़ी क्या होती है, हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं होता, वहाँ वेरिएशन थोड़ा सा कम पाया जाता है। तो इसका ये आंसर था। यदि आपको डाउट हो तो जो मैंने बोला है कि लैंगिक प्रजनन के लाभ क्या हैं, तो साइड में खोपचे में कहीं भी आप रेस्ट करके अपने इसी कोने में से उतार लीजिए कि लैंगिक प्रजनन में ज़्यादा वेरिएशन होता है और अलैंगिक में कम वेरिएशन होता है। ज़्यादा वेरिएशन होने के कारण लैंगिक प्रजनन के जो जीव होते हैं उनको समाज में, वातावरण में, अपने विकास में थोड़ी सी क्या होती है, हेल्प मिल जाती है। ये इसके लाभ हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नया टॉपिक अपना, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्राणी प्रजनन, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं क्या ये होने पर हम बात करें बच्चों, हम बात करेंगे देखो पॉवर्टी की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। यौन आरंभ, तो ये आज का टॉपिक, इसको उतार लीजिए, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हम वही टॉपिक आज का यौन आरंभ होता है क्या है, इसको तो पॉवर्टी बोलते हैं। देखो जो बात कर रहे हैं वापस ये है अपने, ठीक है, ये बोले तो एकदम 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 झकास, ठीक है, नर भैया, और ये है मादा। अब देखो बात क्या करते हैं, यौन आरंभ देखा आप हैं, हम हैं, जो भी हैं, जो नर होते हैं इसमें इसकी शुरुआत हो जाती है 12 से 13 वर्ष के बीच। जब अपन 12-13 वर्ष के बीच में होते हैं तो अपने शरीर में, है ना, पॉवर्टी के कुछ इंप्रूवमेंट, अपने शरीर में हार्मोन जनरेट हो जाते हैं, और जो हार्मोन जनरेट हो रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं अपन पॉवर्टीज। अपने शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आएंगे शरीर में, अपने शरीर में अभी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाएगी, वो आवाज़ भारी हो जाएगी तो भारी आवाज़ से समझ जाते हो, ठीक है, कि थोड़े से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। किसी किसी की हाइट बढ़ जाती है, कंधे एकदम चौड़े जौन सीना बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद शरीर के कई हिस्सों पर, कई जो पार्ट है ना, जो पार्ट होते हैं उन पार्टों पर क्या होते हैं, बाल, हेयर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, वृषण का आकार बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक हार्मोन होता है वो स्त्रावित होता है, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यहाँ पर स्त्रावित होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हार्मोन होता है है ना, टेस्टोस्टेरोन, है ना, देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर स्रावित हो जाता है। और जो मादाएं होती हैं इनकी बात करते हैं, थोड़ी गलती लग रही है मुझे हार्मोन्स के नाम में, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहाँ बात करते हैं अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन था बच्चों, ठीक है। यार एक बार देखो क्या है, गलती करेगा, टीप ले दो, टीप, ठीक है ना, क्या हार्मोन, टिप ले सर, हाँ सर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब तो भैया टीप ले, ढंग से टीप ले। तो बच्चों ये है नर में कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अभी जो हार्मोन है ये तो इसका खेल है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे इसी का तो खेल हो रहा है
देखो नर जो है 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, इनके शरीर में ये हार्मोन होना स्थापित हो जाता है। और जब ये हार्मोन स्थापित होता है तो ये हार्मोन क्या अपने ब्लड के साथ पूरे शरीर में हर जगह फ्लो हो जाता है। और जब पूरे ब्लड के साथ पूरे शरीर में फ्लो हो जाता है तो शरीर की हर हिस्सों पर बाल ग्रो होने, हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका रीजन यही है। तो ये हार्मोन स्थापित होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में। और इसके बाद जो मानव, जो पुरुष होते हैं, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, किसमें? शुक्राणुओं का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो शुक्राणु है ये इनके जीवन भर, है ना, ये इनके जीवन भर होता है। ठीक है, ये इनका निर्माण जीवन भर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, इनके लाइफ टाइम होता है। ठीक है, तो ये है हमने प्रॉपर्टी पढ़ी किसमें? पुरुषों में। तो यह प्रॉपर्टी पुरुषों में हमने पढ़ रखी है 7th क्लास में, मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। ठीक है, हम बात करते हैं मादाओं में। मादा की बात करें तो 10 से लेके 11 वर्ष की आयु में इनमें प्रॉपर्टी की जो होती है अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और इनमें भी क्या होता है, इनमें भी क्या होता है कि वो ये इनमें थोड़े से शरीर में थोड़ा सा उभार होता है, स्तन इनके बड़े हो जाते हैं, शरीर में जो उनके होता है वेस्ट थोड़े से फैल जाते हैं, और इनके शरीर में भी क्या होते हैं, कई जगह हेयर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और ये होते हैं आपके महिलाओं में, है ना, माता जो भी हैं आपके महिलाओं में ये सब चेंजेस आते हैं। और चेंजेस आते हैं 10 से 12 वर्ष के बाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें भी देखो 2 हार्मोन है इसमें आके, एक प्रोजेस्टेरोन है आपको और एस्ट्रोजन हार्मोन है आपको। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन आपके। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। ये 2 हार्मोन क्या होते हैं, 1 वर्ष के बाद होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी हार्मोन के दौरान महिलाओं में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों। तो ये है पॉवर्टी में, दोनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट है। क्लास में आने के, क्लास में एग्जाम पूछे जाएंगे कि पुरुषों में पॉवर्टी के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आप बोल देना टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो यहाँ 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यहाँ पे 2 हार्मोन जो महिलाओं में स्रावित होते हैं। तो ये आपका होगा पॉवर्टी के बारे में। तो आपको जो मैंने बताया है इनको आप लिख लेना। और जो महिलाएं होती हैं इनमें जो पॉवर्टी की प्रॉपर्टी होती है, जो इनके अंडाणु बनते हैं, ये अंडाणु इनके मतलब 40 से 45 वर्ष तक ही सीमित रहते हैं। ये बस 40 से 45 वर्ष तक के अंडाणु एक माता बना सकती है। और उसके बाद इनका मतलब, इसके बाद पॉवर्टी में अंडाणु बहुत मुश्किल से बनते हैं, बनते ही नहीं समझो। तो अपने में तो लाइफ टाइम अपने जो होते हैं शुक्राणु बनते हैं, लेकिन महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं इनकी कोई एक टाइम लिमिट होती है। इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग 40 से 45 वर्ष तक अंडाणु का निर्माण इनके शरीर में होता रहता है। तो हमने प्रॉपर्टी आज कर डाली। ठीक है, चलिए इसको जो बेसिक होता लीजिए, हमने बता रखा है आपका यहाँ पर। ठीक है ना, वर्ष पर शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए, दोनों ही हार्मोन इंपॉर्टेंट है, न्यूटाइप में या एमसीक्यू में, या फिर आपसे फिलहाल में पूछे जा सकते हैं। इनको भाई, इनको ही इंपॉर्टेंट समझ के इनको उतारो। हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। ठीक है, अब जो मेन बात पढ़ा अपन नरों में, है ना, नर में क्या होता है इसकी बात करते हैं, मानव नर। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो देखो, वीडियो चल रही है तो उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए 28 मिनट हो चुके हैं, बस 10 मिनट लगे, इसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट। 10 मिनट सर क्या बात कर रहे हो सर, इतना टाइम थोड़ी मेरे पास, सब आपको देखने में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र। देखो इसका डायग्राम आपको आना चाहिए, और डायग्राम नंबर मिलते हैं आपको। तो डायग्राम तो बनता कैसे, तो डायग्राम क्या है, पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। ये हमने बना लिया, थोड़ा सा कर्व इस तरह अपन ये। ठीक है, और इसी से आप क्या करो, एक इस तरह से नलचीर टाइप का ड्रॉ कर दो आप। ठीक है, इस नलचीर को हम इस तरह ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा इस कर्व को यहाँ पे ले आओ। ठीक है सर, ये क्या बना रहे सर, आपको सर आता है कि नहीं सर? अरे भाई बन गया देखो, और यहाँ से एक नलिका है। तो ठीक है, यहाँ से ये है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वृषण। क्या है बच्चे, वृषण से। देखो वृषण क्या होता है, जो वृषण का जो काम है, ये वृषण होता है शरीर के, डायग्राम बनाता हूँ समझ। वृषण क्या होता है, ये शरीर से बाहर लटका रहता है। ठीक है, ये शरीर से बाहर लटका, तो इसकी संख्या 2 रहती है, ये हमेशा पैर में रहती है। ठीक है, ये वृषण होते हैं। और वृषण के अंदर ही किसका निर्माण होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो यही बनते हैं बच्चों। किसमें, वृषण में। यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसी शुक्राणु से क्या होता है, सारी क्रियाएं संपन्न होती है।
अब यहाँ पर एक तरह से अंडाणु होते हैं आपके, ठीक है, और यही क्या करते हैं यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर इसके ऊपर एक अधिवृक्क होता है। देखो डायग्राम को आप लर्न करते रहो मेरे साथ, ठीक है। ये देखो पहले मैंने ये बनाया, ठीक है, फिर इसको मैंने कर्व देते हुए मैंने यहाँ से एक तरह से नलिटी ड्रॉ की, यहाँ पे ये बना लिया आप लोगों ने। फिर यहाँ पर एक अंडाणु बना के इसके ऊपर थोड़े से हेयर ग्रो करके यहाँ से एक नलिका को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसी को डबलिंग कर देंगे, थोड़ा सा इसके साथ एक पेड़ बना देंगे लाइट के साथ, ये पेड़ बनता हुआ यहाँ पे इसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 2 लेयर बना लो, ठीक है। इसके बाद हम नाम देंगे, ये है आपका शुक्र नलिका या शुक्र नलिका, शुक्राणु नलिका जो भी है आपका, ये वृषण हो गए, ये हो गए बच्चों अधिवृषण हो गए, ऑलराइट, लिख लिया आप लोगों ने। और ये है आपका शिशन, इसको हम बोलते हैं पेनिस, और ये है बच्चों आपका मूत्रमार्ग या वी कैन से शुक्राणु, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, ये होता है ब्लडर, मूत्राशय, जहां पर मूत्राशय के दौरान यहाँ से 3 से 4 लीटर आपका मूत्र यूरिन यहाँ पे क्या होता है कलेक्ट होता है। और जो आपकी जो नलिका है, जो यहाँ पे शुक्र है, ये यहाँ से इससे कनेक्ट होती है, किससे, ये जो मूत्राशय है ये यहाँ से मूत्र मार्ग है, यहाँ पे आपका यूरिन कलेक्ट होता है, और ये यहाँ से किससे कनेक्ट है, इस नलिका से कनेक्ट है। मैं यहाँ पर चुना, ठीक है। और यहाँ से थोड़े से होते हैं, थोड़े से कुछ टाइप के शुक्राशय होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें मैं यहाँ ड्रॉ कर दी आपको, ठीक है। ये डायग्राम आपका हो गया, कुछ नहीं भाई डायग्राम है। अब इसी को थोड़ा सा मेंशन कर दो यहाँ से और यूं कर दो, बस हो गया डायग्राम। ये डायग्राम बन गया आसानी से, कुछ नहीं करना, बताया मैंने आपको पहले शुरुआत यहाँ करनी है, ये इसके बाद इसको यहाँ पे आके हैंग कर दो, फिर इसके बाद यहाँ से बनाते हुए इस नलिका को यहाँ लिया ना, और यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स बना के इसे करते हुए आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये नर जनन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, एक वृषण हो जाएगा, यहाँ पे वृषण वाले वृषण है, अधिवृषण है आपके, और शुक्र नलिका है, शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, और शुक्राशय होते हैं, और यहाँ पे शिशन है। ये सबसे इसके मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग आपको बता दी कौन कौन से। अब देखो प्रोसेस होता है क्या है आपका, ठीक है। प्रोसेस में देखो यहाँ पे से मैंने वृषण होता है, वृषण हमेशा जोड़े में होते हैं, हमेशा किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। अब वृषण का काम क्या होता है, जो शुक्राणु बनते हैं वो इसी में होते हैं। यहाँ पे एक वृषण है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसी नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं क्या करती हैं, एक चैम्बर नुमा में होती हैं, और ये यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण करती है, ये शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्राणु निर्माण जो होता है, ये मैसेज आते हैं ब्रेन से आते हैं, ठीक है। तो बताया, तो ये शरीर के बाहर, ये उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर क्या होते हैं, लटके रहते हैं, थोड़े से बाहर हैंग हुए होते हैं, लटके रहते हैं। और वृषण ही जो होता है, ये शरीर के तापमान से इसका तापमान थोड़ा सा कम होता है, आई थिंक 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसका कम होता है। ये उदर गुहा के बाहर लटके होते हैं, जो नर जनन तंत्र होते हैं उदर गुहा के बाहर स्थित है। अब इसका तापमान शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस बच्चों कम रहता है। अब वृषण में ही बच्चों शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब शरीर में कोई जब अपन शुक्राणु निर्माण होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेन, सब पता है आपको, अपना सीपीयू ब्रेन होता है। ब्रेन यहाँ से मैसेज को, जो भी होते हैं, जो भी हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होते हैं, वो हार्मोन ब्लड के माध्यम से क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जो भी आपके शरीर में हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, वो ब्लड के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं, और वो हार्मोन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें मैसेज कह रहे हैं, भाई उठो और शुक्राणु को निर्माण करो। तो इसके बाद यहाँ पे जो नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है। ये निर्माण करते हैं, शुक्राणु चैम्बर में भर जाते हैं, सब ऐसे चैम्बर होते हैं, इसमें चैम्बर शुक्राणु भर जाता है, और यहाँ से क्या होता है, अधिवृषण में जाके ये स्थायी रूप से एकत्रित हो जाते हैं। अधिवृषण के बाद शुक्राणु यहाँ से शुक्रवाहिनी नलिकाओं से होते हुए आगे गति करते हैं, और गति करते हुए यहाँ से आते हुए इधर से मिलते हैं। अब इनका प्रेम उल्का देती है शुक्राशय से। शुक्राशय क्या करता है, यहाँ पर शुक्राशय का काम क्या होता है, जो आपके जो शुक्राणु वहां से गति करते आ रहे हैं, इनको पोषक तत्व प्रदान करना, इनको पोषक तत्व प्रदान करना। और इसके बाद यहीं पर देखो यहाँ पर होता है, यह है प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, क्या होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, जो शुक्राणु को तरलता प्रदान करती है। और इसके बाद शुक्राणु यहाँ से आगे गति करते हुए, यहाँ से सन से मूत्रनाभ से होते हुए, है ना, जो भी है गर्भाशय में जो भी है यहाँ पे, वो वेजिना में जाकर ये उसमें गिर जाते हैं। तो ये है नर जनतंत्र का प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे सेशन है, सेशन में जो मूत्र मार्ग है, देखो हमारे शरीर में जो मानव में मूत्र मार्ग और जो यहाँ पे जो शुक्राणुओं का मार्ग, दोनों एक ही होता है,
दोनों एक ही मार्ग से, लेकिन एक ही समय में कोई एक जाना इसमें से गति करता है, कोई एक जाना इसमें से निकल सकता है, या तो शुक्राणु या फिर यूरिन मूत्र निकल सकता है। दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लिखा ना पे, ये मूत्र मार्ग के यूरिन से कनेक्ट होता है। जब ये प्रोसेस होगा तो ये स्टॉप हो जाता है, यहाँ से कोई ऐसा कनेक्शन होता नहीं है, तो ओनली यहाँ शुक्राणु गति करते हुए निकलते हैं, और उसके बाद हो सके तो उसी बाद जो भी है यूरिन आपका निकल सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी निकल नहीं सकते। तो ये नर जनतंत्र का प्रोसेस था जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखोगे, उसको लिखना कैसे, नर जनतंत्र के मुख्य अंग है, लिख देना जो बता रखा है मैंने यहाँ पर, इनके ये मुख्य अंग हो गया आपके। फिर से आगे लिखना, वृषण से भागकर वृषण उदर गुहा से बाहर लटके रहते हैं, दो होते हैं जो जोड़े में रहते हैं, और इसमें वृषण का तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ये दूसरा पॉइंट लिखा। वृषण में क्या क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, और यहाँ से शुक्राणु गति करते हुए अधिवृषण में जाके थोड़े से कलेक्ट हो एकत्रित हो जाते हैं। अधिवृषण से शुक्राणु गति करते हुए आगे जाते हैं, और गति करते हुए आगे गति करते हुए यहाँ पर शुक्राशय से मिलते हैं, और शुक्राशय इनको क्या प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। और ये पोषक तत्व के बाद ये शुक्राणु आगे जाते हैं, जहाँ पर पोषक ग्रंथि इनको थोड़ा सा तरलता प्रदान करती है, और इसके बाद ये गति करते हुए मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाते हैं। तो ये नर जनन तंत्र का जो प्रोसेस था मैंने आपको समझा दिया है, वो जो मैंने आपको बताया बस आपको यही लिखना है जो मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मादा जनन तंत्र होगी, और उसके बाद जो भी है ऋतुस्राव उसको भी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना आप लोगों को जो बताया है इसको आप लिख लेना और लर्न कर लेना दोस्तों। और हाँ, जो मैंने बताया तो कहीं ना कहीं आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लिख के याद कर लेना, और इतना विश्वास है भैया एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए है ना, धन्यवाद। ठीक है, अपना टाइम देने के लिए, और हाँ अपना ख्याल रखना, माँ बाप की सेवा करना, और हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए बच्चों, हमेशा खुश रहो, सब अच्छा हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।